फ्रेंड, मैं गोविंद कुमार शारदीय एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स के विषय में बात करेंगे। फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम आपको ब्रह्मांड के विषय में बात करने वाले हैं। खास करके ब्रह्मांड में तारों का जीवन चक्र, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ब्रह्मांड का तारों के जीवन चक्र। आज हम आप लोगों के बीच तारों के अवस्था, कैसे वो जन्म लेता है, कैसे उसे हम लोग देख पाते हैं, कैसे उसका अंत होता है, और उसका सभी वर्णों का, तापों का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं या नहीं भी देख पाते हैं, सब ब्रह्मांड कहलाते हैं। जैसे आप इसको देखिए, जैसे नदी, पहाड़, तालाब, शहर, गांव, आकाश, तारा, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और इस ब्रह्मांड में आज हम मुख्य रूप से तारों का जीवन चक्र, जैसे तारा का बनना, तारा कैसे हम लोग देख पाते हैं, तारा में प्रकाश कैसे आता है और उसका अंत कैसे होता है, समस्त बातें को आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि तारा तारा क्या है, पहले हम ये समझें। तो आप लोग बच्चे से ही तारे का विस्तृत अध्ययन, मतलब तारे के विषय में जानकारी के लिए उत्सुक भरे निगाहों से देखते होंगे कि तारा कैसे बनता है, तारा कितना है, तारा कहाँ है। ये सब समस्त बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि तारों की संख्या। तो पहले एक सिंपल सा बात समझ लीजिए कि तारों की जो समूह होती है उसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। मतलब आइए हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि तारे के समूह को। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे गैलेक्सी जैसे उसको हिंदी में आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। मतलब तारों समूह को आकाश गंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी, अंग्रेजी में गैलेक्सी भी इसको कहते हैं। तो आइए इस चीज को हम पहले समझें, और इसी से अनुमान भी लगाया जाता है कि तारों की संख्या क्या है। जैसा कि आप लोग से भी अगर पूछा जाए कि तारों की संख्या क्या है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? तो सबसे पहले ये जानिए कि ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या 10^11 है। ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या, मतलब तारा का जो समूह बताया गया था अभी, इस प्रकार के तारा का जो समूह है, इसके अंदर तारे होते हैं। तो ये इसकी संख्या कितना है? 10^11। अब अगर बात किया जाए कि एक गैलेक्सी में तारों की संख्या क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक गैलेक्सी में तारों की संख्या क्या होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? 10^11। मतलब एक गैलेक्सी में, इसको आइए हम ऐसे समझते हैं। सिंपल सी बात है कि जब किसी भी स्कूल, कॉलेज आदि में छुट्टियां जब होती है, तो क्या उस समय बच्चों को गिन पाना संभव होता है? नहीं। उस समय सारे वर्ग के बच्चे एक साथ मिले हुए रहते हैं। उस समय उसे गिन पाना मुश्किल हो जाता है। अगर वही बच्चे जब अपने अपने क्लास में बैठ जाते हैं, मतलब अपने अपने समूह में बैठ जाते हैं, तब वहां गिनना आसान हो जाता है। अगर स्कूल या कॉलेज के स्टाफ से उस समय पूछा जाए कि अभी आपके स्कूल में या कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, तो क्या करेगा कि सभी क्लास के बच्चे को काउंट करेगा कि इस क्लास में इतना बच्चा, इस क्लास में इतना बच्चा, इस क्लास में इतना बच्चा, और सभी बच्चे को काउंट करके आपको बता देगा कि पूरे स्कूल में इतना बच्चा। तो उसी प्रकार हो गया ये जो ग्रुप देख पा रहे हैं, जिसे गैलेक्सी कहा गया है। तो पहले गैलेक्सियों को गिना गया कि इस प्रकार की तारा का जो समूह है, वह समूहों की संख्या कितनी है। तो कंप्यूटराइज के द्वारा अनुमान लगाया गया कि 10^11 ऐसे ऐसे तारे के समूह हैं। अब देखा गया कि एक समूह में
मतलब एक गैलेक्सी में तारों की संख्या क्या है, तो कंप्यूटर के द्वारा ही अनुमान लगाया गया कि एक गैलेक्सी में तारों की संख्या 10⁻11 है। अर्थात ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या, ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या, तो आप कैसे देखेंगे ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या 10⁻11 गुने 10⁻11, अर्थात आप इसको कर सकते हैं 10⁻22। अब देखिए लोग जो बोलते हैं कि तारों की संख्या अनगिनत है, तो यहाँ तो गिनती हो चुकी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जितना छोटा आप इसको समझ रहे हैं इतना छोटा होता नहीं है, क्योंकि जब भी 10 पर 22 जीरो देके देखिए, तब आपको अनुमान लग जाएगा कि तारों की संख्या कितनी है। तब जब आप 10 पर 22 जीरो रखेंगे तब आप इसको गिन नहीं पाएंगे। मतलब आप अपना जो इकाई दहाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला लगा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तारों की संख्या जो है वह अनगिनत है, इसलिए इसको अनगिनत कहा गया। नहीं तो कंप्यूटर के द्वारा तो अनुमान लगाया ही गया 10⁻22। तारों की संख्या कितना बताया गया 10⁻22। अब देखिए क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे थे कि तारों की समूह, अगर सपोज दैट आपका बच्चा कोई स्कूल में पढ़ने जाए या आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाए, तो बच्चे को निश्चित है कि आप अंदर छोड़कर आएंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, तो आप क्या कहेंगे, कोई तो क्लास का नाम लेंगे ना। जैसे मान ले जाए LKG, UKG, बोलेंगे ना कि मेरा बच्चा LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, या 5A में पढ़ता है, 4B में पढ़ता है, कुछ भी। तो अपने बच्चे क्लास का नाम बताएंगे ना। उसी प्रकार हमारा सूर्य जिस क्लास में है, हमारा सूर्य जिस क्लास में है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिल्की वे। मतलब यहाँ आइए हम बताते हैं कि ये बहुत सारा समूह बताया गया, तारा का समूह। जिस समूह में हमारा सूर्य उपस्थित रहता है उस समूह का नाम ही कुछ अलग है। उस समूह का नाम क्या बताया गया है, मिल्की वे, या हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। अब तो पता चल गया होगा कि मिल्की वे किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि तारों का वैसा समूह जिसमें हमारा सूर्य उपस्थित है, उस समूह को हम लोग मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। मतलब जिस गैलेक्सी में, सिंपल सी बात यहाँ से आगे बोलिए, जिस गैलेक्सी में हमारा सूर्य उपस्थित रहता है उस गैलेक्सी का नाम इंग्लिश में मिल्की वे और हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है कि हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है या मिल्की वे का आकार कैसा होता है। तो मिल्की वे का आकार मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। मिल्की वे का आकार आप क्या कहेंगे, एक दीर्घवृत्तीय होता है और दूसरा इस प्रकार का होता है, सर्पिल। तो इस आकार का नाम क्या कहेंगे, सर्पिल, और इसको क्या कहेंगे, दीर्घवृत्तीय। तो कहा गया है कि इस प्रकार की गैलेक्सियों का आकार दो प्रकार की होती है। जितना भी गैलेक्सी आप देख पा रहे हैं उसका आकृति दो पर, एक दीर्घवृत्तीय होता है, एक सर्पिल होता है। तब प्रश्न ये उठता है कि हमारा सूर्य किस प्रकार के आकार में उपस्थित है। तो आप कहेंगे, इसको एक सिंपल सी बात से याद रखेंगे कि हमारा सूर्य, हमारा पृथ्वी पर सांप पाया जाता है और कहीं भी सांप नहीं पाया जाता। ये बात तो सत्य है, क्योंकि तो हमारे ही पृथ्वी पर फिलहाल जीवन है, तो हमारे पृथ्वी पर सांप पाया जाता है। इसलिए हमारे गैलेक्सी, मतलब हमारे सूर्य जिस गैलेक्सी में है मिल्की वे, उस मिल्की वे का आकार कैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर्पिल। इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व रखें, आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं। अब आप तारों के समूह जान चुके हैं, हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में रहता है वे भी आप जान चुके हैं। अब हम आइए इस टॉपिक पर बात करें
कि तारे का जीवन चक्र, ये तो आप ऊपर देख लिए कि कैसे हमारा सूर्य, सॉरी, तारों की संख्या क्या है, तारों किस समूह में रहता है, उसका आकार क्या होता है, हमारा सूर्य किस गैलेक्सी में है, ये सब बातें तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यदि आपसे पूछा जाए कि गैलेक्सियों की संख्या कितना है, तो 10 पर पावर 11। एक गैलेक्सी में तारों की संख्या कितना है, तो 10 पर पावर 11। हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का क्या नाम है, तो मिल्की वे। मिल्की वे का आकार कैसा होता है, सर्पिल है। और भी गैलेक्सियों का आकार कैसा हो सकता है, तो दीर्घवृत्तीय। मतलब दो प्रकार की आकृति पाई जाती है समस्त गैलेक्सी में। कुछ कुछ गैलेक्सियां जो होती है वो दीर्घवृत्तीय होती है, कुछ सर्पिल होती है, लेकिन हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है वह मुख्य रूप से सर्पिल ही है। अब हम आइए इसको मिटा के बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि कैसे तारे का जीवन चक्र होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आयन मंडल, आप देख पा रहे होंगे आयन मंडल, आयन मंडल से ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, आयन मंडल से ऊपर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है, मतलब तापमान उसका कम होते जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बहुत ऊपर जाने के बाद वहां का तापमान 173 डिग्री -C हो जाता है, मतलब इतना ठंडा वहां हो जाता है ऊपर की तापमान। अभी तो हम लोग जहाँ हैं वहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कहीं कहीं तापमान बढ़ेगा, कहीं कहीं तापमान घटेगा, लेकिन आयन मंडल से जब हम ऊपर जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका तापमान घटते ही जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग यहाँ तक -173 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाता है। ये हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप लोग सुने होंगे कि सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, तो सबसे ऊपर कौन होगा, हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि जैसे 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 वो हल्का होते जाएगा वैसे वैसे वो ऊपर चला जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर, मतलब आयन मंडल के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अब होता क्या है कि करोड़ों अरबों किलोमीटर का जो हाइड्रोजन है वायुमंडल, सॉरी, ऊपर का जो क्षेत्र ऐसे इस प्रकार देख पा रहे हैं, करोड़ों अरबों किलोमीटर का जो हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन क्या होता है कि कवच के रूप में धीरे धीरे बंधने लगता है टेम्परेचर कम होने के कारण। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब हम आयन मंडल से ऊपर -173 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचते हैं तो उस क्षेत्र के लगभग करोड़ों अरबों किलोमीटर का हाइड्रोजन एक साथ क्या होता है, वह बंधने लगता है, मतलब एक कवच के रूप में बनने लगता है। तो जब यह करोड़ों अरबों किलोमीटर का हाइड्रोजन एक साथ कवच के रूप में बढ़ने लगता है तो समझ जाइए कि तारा का निर्माण वहां होना शुरू हो गया, मतलब तारा का जीवन काल आरंभ हो गया, तारा जन्म ले चुका है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टार। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, प्रोटोस्टार। मतलब ये हाइड्रोजन का जब एक कवच के रूप में बन जाता है, मतलब अब तारा यहाँ जन्म ले लेता है। हम आप आइए छोटा सा फिगर से दिखाते हैं कि अब तारा क्या हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन एक साथ बन चुका है कवच के रूप में, कवच के रूप में बंधा हुआ है। इसको हम नवजात तारा भी कह सकते हैं या प्रोटोस्टार भी कहेंगे, प्रोटोस्टार कहेंगे, लेकिन ये तारा दिखता नहीं है। अब आगे क्या होता है, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन एक साथ बन जाने के बाद ये आपस में घर्षण करते हैं। शायद आप लोग भी पढ़े होंगे कि घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है। घर्षण के जैसा आप लोग भी कभी ऐसे ऐसे घर्षण करके देखिए तो आप पाएंगे कि वहां गर्मी पैदा हो रही है, वही होती है। या सिंपल सी बात ले लीजिए, जब आप अपने कमरे में फैन को चलाते हैं
तो क्या उसे ठंडा लगता है या गर्मी लगता है? तो आप सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि कमरे में फैन चलाने से कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कमरे के अंदर हवा आपस में टकराती है और टकराने से घर्षण पैदा होता है, और आगे आप जानते ही हैं कि घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है, तापमान बढ़ती है। तो वही चीजें यहाँ प्रोटोस्टार में होती है कि जब ये हाइड्रोजन आपस में टकराते हैं तो घर्षण के कारण यहाँ तापमान बढ़ने लगता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि तापमान बढ़ते 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 ये क्या होता है, काफी तापमान जब बढ़ जाता है, यहाँ तापमान जब काफी बढ़ जाता है तो होता क्या है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाने लगते हैं। तो जब तारे की ये मतलब ये तारा बन चुका था, जब प्रोटोस्टार के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में संलयित होकर मतलब संलयन होकर हीलियम बनाता है, तो क्या होता है, ये दीप्त तारा के रूप में जाना जाता है, जिसे हम देख पाते हैं। ये एक प्रकार का क्या बन जाएगा, दीप्त तारा। अब हम इस तारे को देख पाएंगे। अब आइए हम थोड़ा सा बताएं कि इसके अंदर इतना सारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनकर हीलियम बन रहा, तब हम तारे को देख पा रहे हैं। अब क्या होता है कि ये एक ना एक दिन, ये तो निश्चित बात है ना कि इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बनाएगा। तो एक ना एक दिन तो ये हाइड्रोजन खत्म होगा ही ना। जिस दिन इसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो गया उस दिन ये तारा काफी खतरनाक मतलब लाल दानव चरण में चल जाता है। लाल दानव चरण में ये तारा पहुंच जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कब लाल दानव में पहुंचता है, जब इसके अंदर सभी हाइड्रोजन 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 हीलियम मतलब इसके अंदर अब पूरे हीलियम में बदल गया है। अब यह इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं, सब धीरे धीरे सब हीलियम में बदल गया है। तो क्या होता है कि ये तारा अब लाल दानव चरण में आ जाता है। लाल दानव चरण का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा राक्षस के चरण में ये आ जाता है, और इसकी जो कवच होता है वह काफी तेजी से फैलने लगता है। अब ये काफी तेजी से फैलने लगता है। अब आइए यही चीज हम लेकर सूरज के विषय में बात करें कि सूरज हमारा कैसे, सूरज भी एक प्रकार का स्टार ही है, लेकिन ये स्टार के विषय में हम आइए बताते हैं। तो यही सेम प्रक्रिया सूर्य के साथ भी होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम सूर्य में भी बनता है और हम लोगों को काफी ऊर्जा मिलती है। आप सुने होंगे कि सूरज के अंदर संलयन अभिक्रिया होती है। तो संलयन यही होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम, ये हीलियम बनाता है। यही दो गो हाइड्रोजन आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। अब होता क्या है कि ये एक ना एक दिन तो निश्चित रूप से खत्म होगा। जैसा कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि लगभग 5 करोड़ वर्षों के बाद 5 करोड़ वर्षों के बाद हमारा सूर्य का भी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और हमारा सूर्य जो है वह लाल दानव चरण में आ जाएगा। जब ये लाल दानव चरण में आएगा तो आप देख पाएंगे कि हमारे पृथ्वी के निकट, आप जो देख पा रहे होंगे, हमारे पृथ्वी के निकट आपस कौन ग्रह है? आइए पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब आइए यही बात हम आपको प्रोटोस्टार वाला बात सूर्य पर बता रहे थे। तो एक दिन हमारे सूर्य में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनेगा और वह एक दिन खत्म हो जाएगा। जब वह समाप्त होगा तो हमारा सूर्य भी लाल दानव चरण में आ जाएगा। लाल दानव चरण में आ जाएगा और इसका जो कवच होगा काफी तेजी से फैलने लगेगा इस प्रकार। अब देख पा रहे होंगे कि हमारे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध है। एक सेकेंड इसको हम मिटा देते हैं। भी
अभी आपको दिखाते हैं। हमारे सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, जबकि हमारे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। तब हमारा पृथ्वी है। तो होगा क्या कि जब हमारे सूर्य के अंदर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनेगा, तो वह जिस दिन वह खत्म होगा उस दिन हमारा सूर्य भी कवच इसका तेजी से फैलने लगेगा और वह अपने ही प्रकाश से पहले बुध को निगलेगा, फिर शुक्र को निगलेगा और उसके बाद पृथ्वी को निगल जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही एक दिन हमारे पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ देख आराम से देख समझ गए कि लाल दानव चरण क्या होता है, राक्षस के चरण क्या होता है। तो अब यही होता है। अब आइए इसका अंत के विषय में जो हम बता रहे थे, यहाँ तो अब सूर्य का अंत हो चुका है, तो इसका अंत का एक बेसिक फार्मूला बताया गया है कि किस आधार पर यह करेगी। तो कहा गया है कि अभी आइए ध्यान रखते हैं, तारों का अंत जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक कवच फैलकर और दूसरा विस्फोट के द्वारा। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा कि इसका अंत जो हो रहा है, तारा का जो अंत हो रहा है, तो कुछ का कवच फैलकर होता है और कुछ विस्फोट होकर होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि किस प्रकार की तारा कवच फैलकर होगा और किस प्रकार की तारा का अंत विस्फोट से होगा। तो आइए हम बताते हैं कि कुछ दिन पहले, मतलब कुछ सालों पहले की बात हम बता रहे हैं, जब हमारा तारा लाल दानव चरण में चल जाता था, लाल दानव चरण में पहुंच जाता था, तो यहाँ से आगे की जानकारी वैज्ञानिक लोग को नहीं था। लेकिन धन्य मानिए हमारे एक महान वैज्ञानिक जिनको अवार्ड भी मिला है भारत में, उन वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो उनका नाम चंद्रशेखर बताया गया है। चंद्रशेखर। अब ध्यान दीजिए कि ये चंद्रशेखर जो है, तो जब हमारा तारा लाल दानव चरण में चल जाता था, मतलब उसके अंदर जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता था, तो तारे का अब आगे क्या होता है किसी को पता नहीं था। लेकिन चंद्रशेखर ने अपने प्रयोग में बताए और एक लिमिट भी दिए। इन्हीं के लिमिट से आज पता चलता है कि कौन तारे का अंत कवच फैलकर होगा और किस तारे का अंत विस्फोट के रूप में होगा। तो इन्होंने बताया कि एक लिमिट दिया था कि जिस लिमिट के बाद वह विस्फोट होगा और उस लिमिट के पहले, मतलब सिंपल सी बात पहले जान लीजिए, इनका मुख्य बिंदु यही था कि लाल दानव चरण के बाद तारों का अंत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब उसका भार पर निर्भर करता है। अब तो एक बात क्लियर हो गया। अब अनुमान आप लगा पा रहे होंगे कि जिसका द्रव्यमान कम होगा वह कवच फैलकर होगा और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका अंत विस्फोट के साथ होगा। तो यहाँ देखिए समझना क्या है कि इन्होंने बताया, चंद्रशेखर ने बताया कि हमारा सूर्य जो है इसका द्रव्यमान का, क्योंकि हमारा सूर्य न तो भारी तारों में से आते हैं, ना ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे हैं, ना कम वाले, मतलब हमारा सूर्य जो है वह मध्यम तारा है, ना ज्यादा भार का है और ना ज्यादा कम भार का है। तो आइए हम थोड़ा सा बताते हैं कि क्या होता है। तो चंद्रशेखर ने बताया कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान के अगर 1.4 गुना से भार अधिक होगा तो उसका विस्फोट होगा और नहीं तो कम होगा। समझिए इस बात को। जब हमारा सूर्य जो बताया गया, हमारे सूर्य का जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का अगर 1.4 गुना से अधिक भार हो गया तो वह तारा का अंत विस्फोट के रूप में होगा। अगर हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अगर कम है तो उसका अंत
कवच फैलकर होगा। तभी हम आपको बताया कि हमारा सूर्य जो है न भारी तारा में आता है न हल्के तारे में आता है, इसलिए उसका अंत कैसे, ये कवच फैलकर होगा। और अभी हम आपको समझाए थे कि जब हमारा सूर्य में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तब आप लोग समझ गए होंगे चंद्रशेखर सीमा। अब आइए हम आपको एक मुख्य बात बताना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है। तो आप कह सकते हैं कि चलिए अब आपको हम बताते हैं। अब आइए हम अपने मुख्य रूप से अपने सूर्य के विषय में हम बताना चाह रहे थे। तो सूर्य में भी अभी आपको बताया गया है कि एक दिन हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम सब बन जाएगा। तो उस समय हमारा सूर्य लाल दानव चरण में आ जाएगा। अब जब वह लाल दानव चरण में चला आएगा तब उसके अंदर केवल हीलियम ही बच जाएगा। तो वैसे तारों, जब सूर्य के अंदर मतलब जब तारों के अंदर पूरे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, केवल उसके अंदर हीलियम बच जाएगा। तो वैसे तारा को हम श्वेत वामन तारा कहते हैं, श्वेत वामन तारा कहते हैं। और जब ये हीलियम उच्च अनुभार में बदल जाएगा, उच्च अनुभार में बदल जाएगा, उच्च अनुभार में बदल जाएगा, तब यह क्या कहलाएगा, कृष्ण वामन तारा, कृष्ण वामन तारा। तो दोस्तों अब आप इस माध्यम से समझ चुके हैं कि श्वेत वामन तारा कब बनता है, कृष्ण वामन तारा कब बनता है। इसको सिंपल से आप कह सकते हैं कि जब तारे के अंदर पूरे हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं तो उसके अंदर केवल हीलियम ही बच जाते हैं, तो वैसे तारा को हम लोग कृष्ण वामन तारा कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जब हमारा सूर्य लाल दानव चरण में आ जाता है, उसके अंदर केवल हीलियम ही बच जाता है, तब वह तारे को क्या कहा जाता है, श्वेत वामन तारा। और जब यही हीलियम उच्च अनुभार वाले अणु में बदल जाता है तब ये कृष्ण वामन तारा कहलाता है। अब आइए हम दोस्तों, ये तो पता चल गया होगा कि कवच फैलकर कैसे होता है, कितना द्रव्यमान वाला तारा का कवच फैलकर ही अंत होगा और किसका विस्फोट के माध्यम से होगा। तब आइए हम बताते हैं। अभी आपको बताया गया कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अधिक द्रव्यमान होगा, तो वैसे तारा का अंत विस्फोट के रूप में होगा, जिसे हम जब उसका अंत होगा तो वैसे तारे को हम लोग क्या कहेंगे, सुपरनोवा। सुपरनोवा के आप नाम सुने होंगे। यही दिखाया गया कि जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने से अधिक होगा, एक सेकेंड 1.4 गुने से अधिक होगा, तो वैसे तारा का अंत विस्फोट के रूप में होगा, जिसे सुपरनोवा कहा गया है, सुपरनोवा कहा गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि सुपरनोवा किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का विस्फोटी तारा है। अब आइए, विस्फोटी तारा के विषय में तो आप जान चुके हैं कि जिसका अंत विस्फोट के रूप में होता है वह क्या होता है, सुपरनोवा कहलाता है। अब एक चीज यहां देखिए क्या होता है कि जब ये विस्फोट के रूप में ब्लास्ट करता है, ये तारा जब ब्लास्ट करता है, जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा वह तारा का अंत निश्चित रूप से ब्लास्ट के रूप में होगा। जब वह ब्लास्ट के रूप में होता है तो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं। अब होता क्या है कि ये तारा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसके अंदर संकोचन होता है, इस प्रकार का ये है। तो इसके अंदर क्या होगा, संकुचन, मतलब वह सिकुड़ेगा इस प्रकार। सिकुड़ेगा। अब होता क्या है कि इतना संकुचन इसके अंदर होता है जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। अब आप देखे होंगे
कि किसी भी पदार्थ के अंदर, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, मतलब पी और न्यूट्रॉन रहता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो वही बताया गया कि जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान होती है। तो ये इतना संकोचन होता है कि संकोचन होने के कारण इसके पथ में घूम रहे इलेक्ट्रॉन घिंचाकर, मतलब संकुचित होकर ये नाभिक में चला आता है। नाभिक में आने के बाद आप तो जानते ही होंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान होती है, द्रव्यमान भी समान होती है, लेकिन उसका चार्ज अलग होता है। एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव जब आपस में मिल जाता है तो वह सारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर केवल बच गया न्यूट्रॉन। तो वैसे तारा को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रॉन तारा किसे कहा गया है। तो देखिए क्या होता है कि विस्फोट होने के बाद उसके अंदर संकुचन हो रहा है, और इतना संकुचन होता है कि उसके पथ में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को खींचकर नाभिक में ले आता है, और नाभिक में आने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर केवल बच जाता है न्यूट्रॉन। इसलिए वैसे तारा को हम लोग न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अब कहा गया न्यूट्रॉन तारा किसे कहा गया है? तो विस्फोटी तारा। ध्यान दीजिए, जो विस्फोटी तारा है इसमें भी एक कड़ी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसका विस्फोट जो होता है इसमें भी हल्के और भारी होते हैं। तो जो हल्के तारा है विस्फोटी तारा, जो वैसे हल्के विस्फोटी तारा को ही न्यूट्रॉन तारा कहा गया है। देखिए क्या है कि जो विस्फोटी तारा हल्के होते हैं वह क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, मतलब संकुचित हो जाता है। और भारी के विषय में हम अभी आपको बता देते हैं कि वैसे विस्फोटी तारा जिसका द्रव्यमान मध्यम अधिक होता है वह भारी होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सेम प्रक्रिया होती है, यहां भी संकुचन होते रहता है। संकुचन होने के बाद होता क्या है कि ये भारी होने के कारण इसमें लगातार संकुचन होते रहता है। इसके अंदर लगातार संकुचन होते रहता है। तो होता क्या है कि लगातार संकुचन होने के कारण इससे प्रकाश में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। इसके अंदर इतना संकुचन होते रहता है, इससे भी अधिक संकुचन इसके अंदर होता है, क्योंकि ये तो हल्के विस्फोटी तारा थे, ये भारी विस्फोटी तारा है। इसके अंदर इतना संकुचन होते रहता है कि ये लाइट तक के रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए वैसे तारा को क्या कहा जाएगा? ब्लैक होल। मतलब ये तारा अब आपको नहीं दिखने वाला है। ब्लैक होल। अब आइए इस ब्लैक होल की घटना के विषय में हम आपको बताते हैं। होता क्या है कि ये तो अब नहीं दिखने वाला तारा बन गया। क्यों? क्योंकि ये लाइट तक के रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो ये आसमान में अगर है तो नहीं दिखाई पड़ता है। अब होता क्या है कि अगर कोई रॉकेट इसके अंदर यहाँ गया तो क्या करता है कि उसको खींच कर वो अपने अंदर ले लेता है। ठीक यहाँ इसका कम्युनिकेशन भंग कर देता है। क्यों? क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, ये तो परावर्तित, जब लाइट तक का परावर्तित नहीं करती है तो किसी वस्तु को कैसे बाहर जाने देगी? ये अपने अंदर समा लेती है। अब होता क्या है कि इस रॉकेट को खोजने के लिए कोई दूसरा रॉकेट आया और देखता है कि यहाँ तक इस रॉकेट का कम्युनिकेशन बता रहा है। जैसे ही वो रॉकेट यहाँ आएगा फिर से उसको भी अंदर खींच लेगा। मतलब ये चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ब्लैक होल हैं जिसे हम नहीं देख पाते हैं। अब होता क्या है, आइए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये हल्के ये जो हल्के विस्फोटी तारा बताया गया था, मतलब जो न्यूट्रॉन तारा बताया गया था, तो ये न्यूट्रॉन तारा क्या करता है
कि हल्के होने के कारण, ये हल्के होने के कारण वहीं ये नाचना शुरू कर देता है। समझ गए ना, मतलब वहां ये शूटिंग करना शुरू कर देता है। और जब यह शूटिंग करने लगता है तो शूटिंग करने के उपरांत वह रेडियो तरंग छोड़ता है। रेडियो 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 तरंग छोड़ता है, इसलिए वैसे न्यूट्रॉन तारा को पल्सार कहा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पल्सार किसे कहते हैं। तो कहेंगे आप ये न्यूट्रॉन तारा को ही, न्यूट्रॉन तारा वो अपने अपने न्यूट्रॉन तारा क्या करता है कि वह वहीं पर शूटिंग करने लगता है, मतलब नाचने लगता है, घूमने लगता है, और घूमते घूमते वह रेडियो तरंग छोड़ता है। उस रेडियो तरंग को क्या कहते हैं? उस रेडियो तरंग को क्या कहेंगे? पल्सार। अब तो आपको पता चल गया न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, पल्सार किसे कहते हैं, ये तो अब आप लोगों को कंप्लीट रूप से पता चल गया होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं ये ब्लैक होल को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या आप लोग को पता है? हमको नहीं पता चला कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण छिद्र कहते हैं। कृष्ण, आइए यहाँ दिखाते हैं। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण छिद्र कहते हैं। अब आप लोगों को कंप्लीट रूप से पता चल गया होगा कृष्ण छिद्र क्या है, ये क्या है। अब आइए हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं सूर्य की स्थिति के विषय में। अब आपको तारे का अनुमान तो पता चल ही चुका होगा। अब ये होता क्या है कि हम अपने सूर्य के विषय में बात करते हैं। तो कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 500 सेकेंड लगता है। अब अनुमान लगा सकते हैं इसकी दूरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये तो सूर्य हो गया। दूसरे नंबर पर जो तारा है, सूर्य के ऊपर जो दूसरे नंबर का तारा है, उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है, जिसका प्रकाश या जिसकी दूरी की हम बात कर रहे हैं, इसकी दूरी लाइट ईयर में मापी जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 4.3 लाइट ईयर। लाइट ईयर आप समझते हो? लाइट ईयर कहा जाता है कि आप जानते होंगे कि प्रकाश का चाल क्या है। प्रकाश का चाल 3 लाख, देखिए ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब लाइट ईयर किसको कहेंगे? तो एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। मतलब इसकी दूरी इतनी अधिक है कि किलोमीटर में मापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसकी दूरी को लाइट ईयर में मापते हैं, मतलब प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो आप कहेंगे कि इस प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी जो है वह 4.3 प्रकाश वर्ष है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश मतलब एक सेकेंड का मतलब एक गिनने में मतलब वह 3 लाख किलोमीटर चलता है, उतना स्पीड से चलने के बावजूद भी इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 4.5 साल लग जाता है। अनुमान लगाइए कितना दूरी रहा होगा। कहा जा रहा है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.3 लाइट ईयर है। लाइट ईयर भी आप समझ ही चुके हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी हो सकता है, कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बताया गया कि ये इतनी अधिक दूर है, तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 4.5 वर्ष लग जाता है। तो फिर आप खुद अनुमान लगाए, ठीक उसके मतलब तीसरे नंबर पर वाले जो तारा है उसका हालचाल क्या रहा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से क्लियर कर पाए हैं। इसलिए आप इसको सही से देखें, समझें और ऑब्जर्व करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका विस्तृत रूप से बताएंगे। और एक बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि फिजिक्स का पार्ट 4 में, ठीक है,
पार्ट 4 में हम आप लोगों को बताएंगे तारे का स्थिति, मतलब तारे कौन कौन, तारे का स्थिति लगभग कुछ जान ही चुके हैं, और इसमें बताया जाएगा ग्रह कौन कौन होता है, उपग्रह कौन कौन होता है, क्षुद्र ग्रह कैसे बनता है, किस ग्रह को किस उपनाम से जाना जाता है, ये सारे बातों का वर्णन हम फिजिक्स पार्ट 4 में करेंगे। इसलिए आप लोग आराम से इसको देखें, समझें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार हमारे साथ बने रहें, हम आपको धीरे धीरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ये सारे वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट उपलब्ध करवाते रहेंगे।